यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क से एक आम उड़ान है। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। पूरा प्लेन खामोश, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अलार्म की बीप और कॉकपिट में पसरा तनाव। कैप्टन तुरंत एटीसी से संपर्क करते हैं। मेडे मेडे, हमने दोनों इंजन खो दिए हैं। विमान अब 3000 फीट तेजी से नीचे गिर रहा है। नीचे सिर्फ शहर है, इमारतें, सड़कें और लोगों से भरी गलियां। कोई रनवे नहीं, कोई प्लान भी नहीं। कैप्टन के पास वक्त कम है, ऑप्शंस और भी कम। पायलट्स के पास अब सिर्फ कुछ सेकंड हैं फैसला लेने के लिए। एक भी गलती और सब खत्म। कैप्टन की सूझबूझ और हिम्मत ही अब 155 लोगों की जान बचा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना किसी इंजन के इतना बड़ा प्लेन किसी सुरक्षित जगह पर उतर सकता है? एक तरफ टाइम स्क्वायर, दूसरी तरफ मैनहट्टन का व्यस्त इलाका और बीच में है सिर्फ हडसन नदी। आखिर क्या हुआ उस दिन? ये प्लेन कहां गया? क्या ये एक और बड़ा हादसा था या कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा? ये कहानी है यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की। न्यूयॉर्क, 10 जनवरी 2009 दोपहर के 3 बजे। न्यूयॉर्क का ला गार्डिया एयरपोर्ट पर यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रही है। यह उड़ान न्यूयॉर्क से शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना के लिए एक सामान्य उड़ान है। एक रूट जो हर दिन कई बार तय किया जाता है, लेकिन आज की यह फ्लाइट हर रोज की तरह नहीं होने वाली। इस उड़ान के लिए एयरबस का A320 विमान का इस्तेमाल होने वाला है। यह 10 साल पुराना विमान है। इसके दोनों इंजनों ने हजारों घंटे आसमान में बिताए थे। एयरबस A320 एक अत्याधुनिक विमान था जिसे अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले इसी विमान के दाहिने इंजन में कंप्रेसर स्टॉल हुआ था, जिसके कारण इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो गया। उस वक्त फ्लाइट पूरी हुई थी और इसे सिर्फ एक मामूली घटना माना गया। जांच में पाया गया एक खराब टेम्परेचर सेंसर इसकी वजह था, जो इंजन की गर्मी को सही से नहीं पढ़ पा रहा था। सेंसर को बदला गया और इंजीनियरों ने पुष्टि की कि इंजन में कोई डैमेज नहीं हुआ। फ्लाइट को दोबारा उड़ान की अनुमति मिल गई। अब वही विमान, वही इंजन एक बार फिर से उड़ान भरने वाला है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि अगले कुछ मिनटों में यह फ्लाइट किस मोड़ पर पहुंचने वाली है। एक आम उड़ान जो अब इतिहास बनने वाली है। अब जरा मिलते हैं इस फ्लाइट के क्रू से, क्योंकि वे आज के हादसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन सली सलेनबर्गर की। 55 साल के सली एक बेहद अनुभवी पायलट हैं। उनके पास 29 साल का उड़ान अनुभव है और 20,000 से ज्यादा फ्लाइंग ओवर्स। लेकिन इन नंबरों के पीछे एक अलग कहानी है। इतना ही नहीं, वो एक प्रोफेशनल ग्लाइडर पायलट भी थे, यानी वो विमान को बिना इंजन के भी आसमान में नियंत्रित कर सकते थे। एक ऐसी क्षमता जो बहुत कम पायलट्स में होती है और जो शायद आज की उड़ान में निर्णायक साबित हो सकती है। उनके साथ हैं फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्काइल्स। 49 साल के स्काइल्स भी कम अनुभवी नहीं हैं। वो भी हजारों घंटे उड़ान भर चुके हैं। हालांकि एयरबस A320 को उड़ाना उनके लिए नया था। विमान में 155 लोग सवार थे, 150 यात्री और 5 क्रू मेंबर। विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है और 3:24 पर विमान उड़ान भरता है। टेक ऑफ के ठीक 1 मिनट बाद फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स रेडियो कंट्रोल संभाल रहे होते हैं। कॉकपिट से एटीसी को पहली रिपोर्ट भेजी जाती है। हम 700 फीट पर हैं और चढ़ाई जारी है। 3:26 पर, यानी टेक ऑफ के 2 मिनट बाद, कैप्टन सली सलेनबर्गर जैसे ही विमान को न्यूयॉर्क के आसमान में चढ़ा रहे होते हैं, वो लेफ्ट विंडो से बाहर नजर डालते हैं। उनकी नजर नीचे बहती एक नदी पर जाती है, शांत, चौड़ी और इस सर्द मौसम में कुछ अलग ही चमक रही थी। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तो हडसन नदी का नजारा गजब का है। ये सिर्फ एक आम सी बात लगती है, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ ही मिनटों में यही शांत दिखती हडसन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। टेक ऑफ के लगभग 3 मिनट बाद
विमान अब 2,800 फीट की ऊंचाई पर है। लगवाडिया एयरपोर्ट से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की दिशा में। और तभी कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर दोनों की आंखों के सामने एक पक्षियों का झुंड आता है। कनाडा गीज का एक विशाल झुंड सीधे उनकी ओर बढ़ता हुआ। इन पक्षियों ने ना तो दिशा बदली, ना ही उड़ान की गति। कुछ ही सेकंड में सीधी टक्कर। बड़े आकार के, भारी शरीर वाले ये पक्षी अक्सर झुंड में उड़ते हैं, और जब टकराते हैं तो साधारण पक्षियों की तरह नहीं। एक कनाडा गीज का वजन होता है लगभग 4 से 6 किलो। मतलब अगर एक ही गीज किसी इंजन में चला जाए तो वह तेज रफ्तार पर घूमते टरबाइन को तबाह कर सकता है। लेकिन यहां एक नहीं, पूरे झुंड की टक्कर हुई थी। अब सवाल आता है, ये पक्षी एयरपोर्ट के पास क्या कर रहे थे? दरअसल ठंडी सर्दियों में कनाडा गीज अक्सर गर्म जगहों की ओर प्रवास करते हैं। वे झीलों, नदियों और खुले मैदानों के पास आराम करते हैं। और उस दिन लागाडिया एयरपोर्ट के आसपास की झीलें और पार्क इन प्रवासी पक्षियों से भरे हुए थे। जैसे ही विमान उस पक्षियों के झुंड से टकराता है, एक के बाद एक दर्जनों भारी भरकम पक्षी विमान के दोनों इंजनों में समा जाते हैं। इन जेट इंजनों को आमतौर पर 1.8 से 2 किलो वजन वाले पक्षियों के टकराव को सहने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये कनाडा गीज उस दायरे से कहीं बड़े और कहीं ज्यादा थे। उनका वजन, उनकी संख्या और टकराने की गति इंजन की सीमाओं को चकनाचूर कर देती है। टरबाइन ब्लेड्स टूट जाते हैं, इंजन में तेजी से आग फैलती है और एक पल में दोनों इंजन पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। केबिन में 2 जोरदार धमाके गूंजते हैं। यात्री चौंक जाते हैं। खिड़कियों से देखा जाता है, बाएं और दाएं इंजन से आग की लपटें और धुएं के बादल उठ रहे हैं। ईंधन की तेज गंध पूरे केबिन में भर जाती है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। चेहरों पर डर और अनिश्चितता की छाया साफ दिखती है। अब विमान के पास कोई ताकत नहीं बची थी। वो आसमान में तैर नहीं रहा था, वो अब सिर्फ गिर रहा था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सैकड़ों किलो का धातु से बना विमान आसमान में उड़ते पक्षियों से इस तरह पस्त हो सकता है। लेकिन ये हुआ, और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ सोचने तक का वक्त नहीं मिला। कॉकपिट में सुली और स्काइल्स अब रेस के खिलाफ दौड़ रहे हैं। अब इंजनों में कोई पावर नहीं बची थी। एयरबस A320 अब एक भारी ग्लाइडर बन चुका है। स्काइल्स फौरन इमरजेंसी चेकलिस्ट निकालते हैं। बार बार इंजनों को दोबारा चालू करने की कोशिश होती है, लेकिन हर बार विफलता। फ्लाइट अटेंडेंट्स घबराए यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इस इलाके में 2 हवाई अड्डे मौजूद हैं। लागाडिया, जहां से यह विमान अभी अभी उड़ान भरा था, और दूसरा है टीटरबोरो एयरपोर्ट, जिन्हें लैंडिंग के लिए विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। कैप्टन सलेनबर्गर ATC से संपर्क करते हैं। उनकी आवाज में गंभीरता है, लेकिन घबराहट नहीं। मेडे, मेडे, बर्ड स्ट्राइक हुआ है। हमने दोनों इंजन खो दिए हैं। हमें लगवाडिया वापस लौटना होगा। रनवे 13 तुरंत खाली कराया जाता है। ATC तुरंत संदेश भेजता है, फ्लाइट 1549, आप रनवे 13 पर लैंड कर सकते हैं। कैप्टन गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, नहीं, हम रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुली को एहसास होता है कि अब विमान में इतनी गति नहीं बची है कि वह वापस लागाडिया एयरपोर्ट तक पहुंच सके, इसलिए वह वहां लौटने से इनकार कर देते हैं। विमान अब 2000 फीट से नीचे आ चुका है। उसके नीचे न्यूयॉर्क की घनी आबादी वाला इलाका। हर सेकंड एक संभावित आपदा पास आती जा रही है। ATC जल्दी से विकल्प देता है, टीटरबोरो एयरपोर्ट रनवे 1 खाली है, क्या आप वहां जा सकते हैं? कैप्टन सुली तुरंत अनुमान लगाते हैं और जवाब देते हैं, हम टीटरबोरो भी नहीं पहुंच सकते। वो जानते हैं वापस जाना अब नामुमकिन है। हर सेकंड की दूरी अब मौत और जिंदगी के बीच का फर्क है। सली और स्काइल्स अब तेजी से वैकल्पिक रास्ते खोजते हैं, लेकिन हर सेकंड के साथ प्लेन और नीचे गिरता जा रहा है। वो कोई गलती नहीं कर सकते। टीटरबोरो से मना करने के बाद सुली कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनकी आंखें न्यूयॉर्क के नक्शे पर नहीं, अब खिड़की के बाहर देख रही थीं। नीचे हडसन नदी बह रही थी, और अगले ही पल एक फैसला ले लिया जाता है। एक ऐसा फैसला जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। सुली विमान को हडसन नदी की ओर मोड़ देते हैं। वो जानते हैं अब उनके पास कोई और रनवे नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
हडसन ही उनका अंतिम अवसर है। कैप्टन सलेनबर्गर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सूचित करते हैं, हम हडसन नदी पर उतरने जा रहे हैं। और जैसे ही ये शब्द कंट्रोल रूम में गूंजते हैं, एटीसी एक पल को स्तब्ध रह जाता है, लेकिन तुरंत हरकत में आकर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर देता है। फायर डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, पुलिस बोट्स, फेरी सर्विस, हर एजेंसी को तुरंत सूचना दी जाती है कि एक एयरबस A320 अब किसी रनवे पर नहीं बल्कि हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहा है। और अगले कुछ ही पल न्यूयॉर्क के इतिहास की सबसे साहसी और अविश्वसनीय लैंडिंग को गवाह बनाने वाले हैं। सुली की ग्लाइडर ट्रेनिंग अब उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एयरबस A320 एक भारी ग्लाइडर बन चुका है। विमान जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से महज 900 फीट ऊपर से गुजरता है और धीरे धीरे हडसन नदी की ओर बढ़ रहा है। केबिन के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट्स जोर से चिल्लाकर यात्रियों को निर्देश देती हैं, सिर नीचे करो, ब्रेस्ट पोजीशन लो। अब विमान 1000 फीट से भी नीचे आ चुका है और हडसन नदी से इसकी दूरी तेजी से घट रही है। एटीसी लगातार सुली से संपर्क में था, उनकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था और आसपास के सभी एयरस्पेस को साफ करवा चुका था ताकि कोई भी अन्य विमान या हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू मिशन में बाधा न बने। हडसन नदी के दोनों किनारों पर तैनात सभी इमरजेंसी टीमें सायरन बजाते हुए अपनी जगहों पर पहुंच रही थीं। हडसन के ऊपर सुली अब विमान को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की सतह अब और करीब आती जा रही है। यात्रियों को अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुली विमान को हडसन नदी के बीच में उतारने के लिए सटीक गणना करते हैं, सुनिश्चित करते हुए कि यह न तो किनारे से टकराए न ही गहरे पानी में डूबे। सली कॉकपिट में डिच बटन दबाते हैं। जैसे ही यह बटन दबाया जाता है, A320 विमान वाटर लैंडिंग मोड में चला जाता है। इस मोड में विमान के बाहर के सारे वेंट्स और वॉल्व अपने आप बंद हो जाते हैं। इससे पानी केबिन में जल्दी जल्दी भरने से रुकता है और फ्लडिंग काफी धीमी हो जाती है। यानी यह बटन विमान को पानी में सुरक्षित उतरने के लिए तैयार करता है और यात्रियों को बाहर निकलने के लिए ज्यादा समय देता है। और फिर घड़ी की सुई 3:31 पर थमती है, यानी टेक ऑफ के ठीक 7 मिनट बाद यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 बिना किसी इंजन पावर के, बिना किसी रनवे के न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच हडसन नदी की सतह से टकराती है। लेकिन विमान डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। कैप्टन सलेनबर्गर और फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स असंभव को संभव कर चुके होते हैं। विमान हडसन नदी में लैंड तो कर गया है, लेकिन अब असली जंग शुरू होती है। जंग समय के खिलाफ, ठंड के खिलाफ और डूबते विमान के खिलाफ। कैबिन के पिछले हिस्से में पानी अब तेजी से भरने लगा है। कुछ यात्रियों के पैरों तक बर्फ सा ठंडा पानी पहुंच चुका है। हवा में डीजल और धातु की गंध फैली है। कुछ लोग चीख रहे हैं, कुछ पूरी तरह सुन्न है। कैप्टन सुली की आवाज फिर गूंजती है, निकालो सबको बाहर, तुरंत बाहर निकलो। फ्लाइट अटेंडेंट्स ट्रेनिंग के मुताबिक आगे बढ़ती हैं। किसी को भी पैनिक नहीं करने देना है। वो चिल्लाती हैं, लाइफ जैकेट्स पहन लो। लेकिन यहाँ एक और डरावनी हकीकत सामने आती है। कई यात्रियों को मालूम ही नहीं कि लाइफ जैकेट सीट के नीचे है। कुछ ने तो जैकेट पहनी भी नहीं, बस सीधे खिड़की के पास जाकर बाहर कूदने को तैयार है। एग्जिट डोर खोली जाती है, लेकिन सर्द हवा अंदर घुसते ही सबकी सांसें जाम हो जाती हैं। रबर की स्लाइड को अब एक लाइफ राफ्ट की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन विमान धीरे धीरे एक ओर झुकने लगा है। ठंडी हवा, बहते पानी और बढ़ते तनाव के बीच यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला जाने लगा। कई यात्री पंखों पर खड़े हैं, लेकिन पंख अब बर्फ से ढके और फिसलन भरे हो चुके हैं। कुछ लोग संतुलन खोकर गिरते हैं, कुछ किसी तरह लटके रहते हैं। वहीं नदी के दोनों किनारों से फेरी बोट्स, पुलिस बोट्स और कोस्ट गार्ड्स पानी चीरते हुए विमान के पास पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू टीमों के हाथों में अब सिर्फ सेकंड बचे हैं। कुछ बोट से लाइफ जैकेट्स फेंकी जाती हैं, कुछ यात्रियों को सीधे हाथ पकड़कर खींचा जाता है, लेकिन पानी में गिरे कुछ यात्री अब बेहोशी की हालत में हैं। इधर कैप्टन सुली और स्काइल्स अभी भी विमान के अंदर हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी यात्री पीछे न छूटे। और फिर
एक एक कर सभी को बाहर निकालकर कैप्टन सलेनबर्गर आखिरी व्यक्ति के रूप में विमान से बाहर निकलते हैं। करीब 24 मिनट की इस जद्दोजहद के बाद 155 में से 155 लोग बचा लिए जाते हैं। कई लोगों के पैर सुन्न हैं, कई को हाइपोथर्मिया हो गया है, लेकिन कोई नहीं मरा। एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक एटीसी की टीम, जिन्होंने गिनती के सेकंड्स में, गिनती के फैसलों से 155 जिंदगियों की किस्मत बदल दी। हडसन मिरेकल के बाद जब सभी 155 लोगों की जान बच गई, तो पूरी दुनिया ने कैप्टन सलेनबर्गर की सराहना की। लेकिन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एनटीएसबी की नजरें किसी और ही दिशा में थीं। एनटीएसबी ने हादसे के बाद तुरंत सवाल उठाए, क्या वाकई सुली को हडसन में लैंड करना पड़ा था? क्या वह लागार्डिया या टेटरबोरो में वापस लौट सकते थे? क्या उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया? उन्होंने सुली से कहा, हमारे सिमुलेशन दिखाते हैं कि रनवे तक पहुंचना मुमकिन था। यह सुनते ही कैप्टन सुली सन्न रह गए, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से दर्जनों जिंदगियां बचाईं। उन्हें अब शक की निगाहों से देखा जा रहा था। एनटीएसबी ने एयरबस के फ्लाइट सिमुलेटर में टेस्ट रन करवाए। पायलटों को पक्षी टकराने की जानकारी देकर उन्हें तुरंत रनवे की ओर मोड़ने को कहा गया। सिमुलेशन दिखाता कि विमान लागार्डिया लौट सकता था, लेकिन सुली ने एक सटीक सवाल पूछा, क्या आपने उन पायलट्स को कोई रिएक्शन टाइम दिया? जवाब आया, नहीं। यानी जैसे ही पक्षी टकराए, पायलटों ने तुरंत यू टर्न ले लिया। न कोई चौंकने का समय, न फैसला लेने का समय। कैप्टन सुली बोले, वास्तविकता में हमारे पास 35 सेकंड तक कोई डेटा ही नहीं था। उस वक्त हम स्थिति को समझ ही रहे थे। इस पर एनटीएसबी ने फिर सिमुलेशन करवाया, 35 सेकंड की देरी डालकर, और नतीजा, हर फ्लाइट रनवे तक पहुंचने से पहले क्रैश हो गई। अब एनटीएसबी को मानना पड़ा, सुली का फैसला बिल्कुल सही था। उन्होंने अपने अनुभव, दिमागी संतुलन और तात्कालिक समझदारी से सबसे सुरक्षित विकल्प चुना था, और वो था हडसन नदी। उनके ऊपर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, और वो इतिहास में दर्ज हो गए, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने असंभव को मुमकिन किया। जांच से सामने आया कि लागार्डिया एयरपोर्ट के पास हडसन नदी के किनारे एक बर्ड सैंक्चुअरी मौजूद थी। यह इलाका पक्षियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट के इतने करीब होने की वजह से यह इंसानों के लिए एक ऐसा टिकिंग टाइम बम बन गया था जो किसी भी दिन फट सकता था। एफएए और न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हडसन नदी के किनारे मौजूद बर्ड सैंक्चुअरी को ध्वस्त करवा दिया। आसपास के वेटलैंड्स को सुखा दिया, कनाडाई गीज की आबादी को हटाया गया, और एयरपोर्ट के चारों ओर बर्ड राडार, अवसोनिक रिपेलर जैसी एडवांस तकनीकें लगाई गईं, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो।